तो हमने देखा कि कुछ ग्रुप्स जिनका इवोल्यूशन बहुत सालों से नहीं हुआ है, यानी लाखों करोड़ों सालों से नहीं हुआ है, उनके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी या लोअर ग्रुप। और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो उन ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, एडवांस या हायर ऑर्गेनिज्म। बट रियलिटी में क्या है कि ये टर्म्स अच्छी नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस, क्योंकि वो डिफरेंसेस को रिलेट नहीं करती। ऑल दैट वी कैन से इज दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर यंगर। तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे ओल्डर हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे यंगर हैं। तो जिनमें अभी रिसेंट में चेंजेस आए हैं वो यंगर ऑर्गेनिज्म है, और जिनमें पहले से वो वैसे ही चल रहे हैं तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, ओल्डर ऑर्गेनिज्म है। प्राइमेटिव यानी लोअर या हायर या एडवांस कहना सही नहीं है, ये टर्म्स सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है डिफरेंसेस प्रॉपरली रिलेट नहीं हो रहे हैं। सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन विल इंक्रीज ओवर evolutionary time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler while younger organisms are more complex। क्या होता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन में बढ़ती चली जाती है, यानी स्ट्रक्चर जो बॉडी का है या जो भी डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म है, ओल्डर ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे हैं, सिंपलर हैं, और जो नए ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, मोर कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि शुरुआत में अगर मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, उसके ऊपर जो है और सेल्स आनी शुरू हुई तो छोटे 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 जो इंसेक्ट्स जैसे बनने लगे, तो वो क्या हुआ है, उसके बाद आए फिर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आते जाए जो कि कंपैरेटिवली न्यू है, क्योंकि नए वालों में जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जो ओल्ड होंगे उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सिंपल होंगे। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारी लाइफ की फॉर्म्स मिलती हैं। इट इज अ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो ये वर्ड किस लिए यूज होता है, कॉमनली यूज होता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म्स की जो वैरायटी है वो, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे किसी खास रीजन में। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू। तो जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स होती है वो क्या करती हैं, एनवायरमेंट को शेयर करती हैं, यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एक ही एनवायरमेंट में रहते हैं और अफेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, अफेक्ट भी होती है, उन पर इफेक्ट भी पड़ता है एक दूसरे से। एज ए रिजल्ट a stable community of different species come into existence। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है। जैसे कि अगर हिरन ज्यादा होंगे तो घास खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएगी तो हिरन फिर से कम हो जाएंगे। ऐसी हिरन के ऊपर अगर जो है शेर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि हिरन की जो पॉपुलेशन है, शेर ज्यादा होगा हिरन कम है तो शेर की पॉपुलेशन क्या करेगी, हिरन को खाने लगेगी, तो फिर जो है क्या होगा, शेरों के लिए खाना कम हो जाएगा, फिर शेर कम होने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन का एक बैलेंस रहता है कि सबको खाना मिलता रहे। ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज। तो ह्यूमंस एक बहुत अजीब टाइप की प्रॉब्लम है या एक अजीब टाइप की चीज है, ऑर्गेनिज्म है, जिसने अभी बहुत ज्यादा रोल प्ले करा है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करा है। इससे क्या हुआ है, बैलेंस चेंज हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया और ह्यूमन पॉपुलेशन एकदम तेजी से बढ़ती चली जा रही, तो ये बैलेंस बिगड़ गया। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज इज अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। तो ये डाइवर्सिटी किससे अफेक्ट होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे, जंगलों में रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड यानी लैंड किस तरीके की उससे अफेक्ट होगी, वाटर से अफेक्ट होगी, क्लाइमेट से अफेक्ट होगी, तो इन सब चीजों से ये अफेक्ट होती है। लेकिन ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा इस पे अफेक्ट डाला है। रफ एस्टिमेट्स स्टेट दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लेनेट। तो एक आइडिया है कि अर्थ पे कितनी स्पीशीज है, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ के आसपास स्पीशीज इस अर्थ पर है। ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियन ऑफ देम, लेकिन हम कितने जानते हैं उसमें से केवल अभी 1 से 2 मिलियन ही जानते हैं। तो इस अर्थ पे
लगभग 1 करोड़ टाइप की स्पीशीज हैं, बट हम उसमें से कितनी जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 लाख। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो जो वार्म है और ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल रीजन्स जो वार्म और ह्यूमिड है, और कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है। तो बल्कि आप इसको याद मत करिए, आप ये देखिए जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो कैसे हैं? रिच इन डाइवर्सिटी, उनमें बहुत डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल लाइफ की। तो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल लाइफ की। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। तो इसे क्या रीजन बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी का रीजन बोलते हैं, क्योंकि मेगा डाइवर्सिटी, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इनमें क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, तो इसे क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट मोर देन हाफ ऑफ कंसंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर, तो उसमें से आधी से ज्यादा, मोर देन हाफ, कहाँ कहाँ पाई जाती है? ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको। तो ये सारे कहाँ है? ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में। तो सारे के सारे ये कहाँ है? साउथ अमेरिका की तरफ है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो ये है। और जायरे, मेडागास्कर, ये कहाँ पे है? ये दोनों, ये अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है। चाइना, इंडिया एशिया में है। इंडोनेशिया भी एशिया में है और मलेशिया भी एशिया में। तो इस तरीके से आधे से ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है कहाँ है? इन कुछ ही कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, बाकी सारे कंट्रीज में इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्राइमिटिव? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स? तो कौन से ऑर्गेनिज्म को हमने प्राइमिटिव कहा था और वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है? तो हमने देख ही चुके हैं कि जो जिनमें बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है वो प्राइमिटिव है, जिनमें रिसेंटली चेंज हुआ है वो एडवांस है। बट ये गलत है, ये भी हम देख चुके हैं क्यों गलत है। विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? वाई? क्या एडवांस का मीनिंग और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मीनिंग सेम है या नहीं? इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, इसका भी आप आंसर उसी डिस्कशन के बेस पर लिखेंगे कि एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होगा। तो अब आते हैं हम द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो अब हायरार्की पे आते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो करते हैं हम। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नस्ट हैकल, तो ये बायोलॉजिस्ट है अर्नस्ट हैकल, इन्होंने 1894 में, रॉबर्ट विटेकर इन्होंने 1969 में, एंड कार्ल वोस इन्होंने 1977 में ट्राई टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। तो इन्होंने ट्राई किया सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस में रखने का? ब्रॉड कैटेगरीज में, कॉल्ड किंगडम्स। तो सबसे ब्रॉड कैटेगरी क्या है हमारी? किंगडम। तो किंगडम में इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश करी, अर्नस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वूस। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड, तो विटेकर ने जो ये सेकंड वाले हैं इन्होंने प्रपोज किया 1969 में। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैव 5 किंगडम्स। तो विटेकर के हिसाब से कितने किंगडम्स थे? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिया। तो इनके हिसाब से कितने किंगडम थे? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। एंड इज वाइडली यूज्ड, और ये ही ज्यादातर यूज्ड होता है। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रुप किसके बेस पे फॉर्म हुए? सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब उनका कैसे वो सोर्स है, उनका सोर्स न्यूट्रिशन का क्या है या मोड क्या है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ये ग्रुप्स या क्लासिफिकेशंस फॉर्म हुए। द मॉडिफिकेशन वूज ने इसमें मॉडिफिकेशन किया, इंट्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्क ए बैक्टीरिया और आर्किया और यू बैक्टीरिया। तो वूज ने क्या एक डिस्टिंक्शन जो है, ये एक नया मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया,
आर्क ए बैक्टीरिया या जिसको कहते हैं आर्किया, या यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। तो दो तरीके से इन्होंने इसे डिवाइड किया। इज ऑल्सो इन यूज, तो ये भी इसमें यूज होता है। तो 5 किंगडम थे, 5 किंगडम में से इन्होंने मोनरा वाला जो किंगडम था उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, आर्किया और बैक्टीरिया में। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो अब इसके बाद का जो नेमिंग है उस सब ग्रुप्स का किया जा सकता है, जैसे कि एक ये नीचे एग्जाम्पल में दिखा रखा है।